सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण सुगम के अंतर्गत आपका एक नया विषय ले रहे हैं, निबंध लेखन। ठीक है, निबंध आप पहले भी लिख चुके हैं, अब आप छठी से 7वीं कक्षा में आ गए हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले निबंध क्या है। निबंध हिंदी की एक विद्या है। हिंदी लेखन की एक निबंध लेखन जो है हिंदी की एक विद्या है। ठीक है, निबंध का अर्थ क्या है। निबंध का अर्थ होता है एक बंधी हुई रचना। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं बच्चों। पहला क्या है, आरंभ। आरंभ में क्या करते हैं हम जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जो आपको विषय दिया जाता है, उसकी भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, यानी उसके विषय में उसको विषय से अवगत कराते हैं पहले पैराग्राफ में। और जब आप अपना कोई भी विषय, जो भी आपको विषय दिया गया है लिखने के लिए, उसको स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों अगर आप उसे काव्य पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप 10वीं तक आपके पास बहुत सारे निबंध इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आप इन सभी निबंधों को लिखते जाएं और एक कॉपी बना लें, और उस कॉपी के अंदर आप काव्य पंक्तियों से स्टार्ट करें। बीच में भी काव्य पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखी जा सकती हैं। तो ये आपके 10वीं तक आपके पास बहुत सारे निबंध इकट्ठे हो जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि अब आप छोटी कक्षा में नहीं है, अब आप 7वीं कक्षा में आ गए हैं, तो आप जो है आपके हाथों में शब्द, आपके अंदर शब्दों की पकड़ होनी चाहिए, आपके हाथों में शब्दों का एक भंडार होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अब शब्द कभी अच्छे या गंदे नहीं होते बच्चों। जैसे एक वर्ड है, एक शब्द लेती हूं मैं, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या है, छोटा या सार। ठीक है, तो अब आप उसको छोटा ना कह के संक्षिप्त लिखते हैं तो एक अच्छा शब्द है। ठीक है, और आपकी कक्षा, जैसे जैसे आपका कक्षा का लेवल बढ़ता चला जाता है, आपकी कक्षा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका शब्द भंडार भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। क्या था कि निबंध के कितने अंग हैं, 3 अंग होते हैं। पहला अंग क्या है, आरंभ। आरंभ जो है वो हमें काव्य पंक्तियों से करना है, और इसमें हम भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, यानी कि विषय से अवगत कराते हैं। फिर दूसरा होता है मध्य भाग। मध्य भाग में हम जो हमारा विषय है उसकी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। और फिर आता है हमारा उपसहार। उपसहार यानी कि अंत किस तरीके से करते हैं हम। उपसहार क्या अर्थ है, निष्कर्ष, यानी कि इस पूरे निबंध में हम क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस विषय से हम अवगत कराते हैं। तो अब सबसे पहले लेंगे आज हम ले रहे हैं हमारा आप ही की पुस्तक से पृष्ठ संख्या 203 पर समय नियोजन। आपका एक निबंध है जो कि S7 में आपकी परीक्षा में, आपके सिलेबस में है। तो आपने ये करना है। समय नियोजन को हम समय का महत्व भी कह सकते हैं, समय का सदुपयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस विषय पे आपको आपकी ही बुक से पहले समझा रही हूँ, और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, आपको लिखने हैं ये शब्द, किंतु उनके अर्थ बता रही हूं मैं। अब आपकी इसके बाद मर्जी है कि आप इसको पुस्तक में से करना चाहते हैं तो आप इसको पुस्तक में से कर लीजिए। अगर पुस्तक से नहीं करना चाहते, आपके माता पिता आपको कुछ और अच्छे शब्दों में लिखवा सकते हैं, तो वो लिख लीजिए, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जहां से भी करें, लेकिन अच्छे शब्दों को और क्रमबद्ध रूप से हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो अब देखिए, समय नियोजन। सबसे यहाँ लिखा हुआ रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब सहायक शब्द, यानी इन शब्दों की सहायता लेते हुए आपने ये निबंध लिखना है। और निबंध को बेटा कोशिश कीजिए कि इसको पॉइंट्स बनाकर लिखिए। ठीक है, जैसे समय का चक्र अबाध गति से चलता है। अबाध यानी बिना रुके। ठीक है, अब इसने सबसे पहले क्या कहा, सबके लिए समय समान। अब यहाँ ये हमारी भूमिका है। ठीक है, तो भूमिका एक पॉइंट बनाइए, उस पर इस तरीके से डॉट्स लगाकर आप इसको, जैसे देखिए यहां पर मैं लिख रही हूं, और फिर यहां से लिखना शुरू कीजिए, अगली लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां से लिखना शुरू कीजिए। फिर देखिए, अब पढ़िए, मैं आपकी बुक में से ही आपको समझा रही हूं। समय का चक्र अबाध गति से चलता है, यानी बिना रुके चलता है। यदि कोई वस्तु खो जाए तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि समय बीत जाए तो उसे कभी नहीं लौटाया जा सकता। पुनः मतलब फिर से। तो यदि कोई वस्तु खो जाए, जैसे मान लीजिए
हम पैसा खो जाता है उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अगर आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो आप चिकित्सक के पास जाकर हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करा सकते हैं, आपका आप स्वस्थ हो सकते हैं। किंतु समय एक बार जो हाथ से निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता। जिसने समय की कीमत पहचान ली, समझो उसे सफलता की कुंजी मिल गई। कुंजी मतलब चाबी, यानी जिसने समय की कीमत को पहचान लिया, यानी समय को पहचान लिया कि हमें हर काम जो है समय पर करना चाहिए। एक बार जो समय निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता। वह हाथ में जिसने समय की कीमत पहचान ली, यानी जिसने समय की को पहचान लिया, यानी समय की कद्र की, समय भी उसकी कद्र करता है और उसको उसकी सफलता जो है उसके चरण चूमती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले आप ये दीजिए, जैसे समय उसी को सफल बनाए जो समय को खुद चलाए। समझ में आया? मैंने यहाँ 1 नंबर डाल दिया है। मैं आपको इसकी फोटो दूंगी, आप इसके साथ साथ ही लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग इन लाइन से कीजिए। ठीक है, आगे चलिए। यानी समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह किसी का इंतजार नहीं करता। प्रकृति के सभी कार्य नियमित समय पर ही होते हैं। प्रकृति के सभी कार्य नियत समय पर, यानी कि निश्चित समय पर होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जैसे सूर्य है वो समय पर निकलता है, ठीक है, समय पर छिपता है। चंद्रमा समय पर निकलता है, समय पर छिपता है। तो जो प्रकृति के कार्य हैं वे सभी नियमित रूप से होते हैं, निश्चित समय पर ही होते हैं। संसार में छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई भी नहीं, सबके पास समय बराबर होता है। कुछ ही इसका सदुपयोग कर पाते हैं। सदुपयोग मतलब उसको भली प्रकार से, ठीक प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। बाकी तो व्यर्थ ही गंवा देते हैं। यानी गंवा देते हैं मतलब उसको व्यर्थ ही उसको नष्ट कर देते हैं। हमें समय का पाबंद होना चाहिए। पाबंद होना चाहिए मतलब हमें पंक्चुअल होना चाहिए, हमें हर काम समय पर करना चाहिए। इसके लिए हम यह भी लिख सकते हैं कि हमें एक समय तालिका बनानी चाहिए जिसके अनुसार हम कार्य करें। एक विद्यार्थी जीवन में समय तालिका का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय जो है, समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखिए, स्वयं को समय की गति के अनुसार ढालना चाहिए। समय का नियोजन करना अति आवश्यक है। अपने कार्यों के अनुसार ही समय का विभाजन करना चाहिए। जिस समय में जो काम करना है उसे उसी समय पूरा कर लेना चाहिए। यानी आज का काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गई बात कि हर काम को समय पर करना चाहिए। जो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को अपनी समय तालिका के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए आप ये काव्य पंक्तियां इसके साथ लिख सकते हैं जो संत कबीर जी की लिखी हुई हैं। देखिए ध्यान से, काल करे सो आज कर, फिर कॉमा लगाना है। आज करे सो अब, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। पल में परलय होएगी, फिर अर्धविराम, बहुरी करेगो कब। समझ में आया बेटा? ये संत कबीर जी की पंक्तियां हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जो कार्य काल करे सो आज कर, जो आपने कार्य कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, यानी समय बीत जाने पर तू उस कार्य को कब करेगा। तो समझ आई ये जो पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां हम इस पैराग्राफ के साथ जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, विद्यार्थी जीवन में तो समय का बहुत महत्व है। इस समय वे अपने भावी जीवन की परिकल्पना को साकार रूप देना आरंभ करते हैं। यानी अपने भविष्य को, भावी जीवन का, यानी जो आने वाला जीवन है उसका अनुमान लगाते हैं, और मतलब उसको अपने इस समय में, विद्यार्थी जीवन के समय में, विद्यार्थी जीवन जो है वह ऐसा समय होता है जब वह अपने भविष्य की कल्पना करता है, उसको, और जो सोचता है उसको साकार रूप देने की कोशिश करता है कि उसको रियलिटी में बदले। ठीक है, अतः हम इन्हें समय नियोजन के महत्व को भली भांति जानना चाहिए। किन्हें? विद्यार्थी को। ठीक है, हम सब जानते हैं कि गांधी जी के पास प्रतिदिन अनेक पत्र आते थे और वे हर पत्र का जवाब अपने हाथ से लिखकर देते थे। हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा था एक चैप्टर गांधी जी का, उसमें भी लिखा हुआ था ना कि वे अपने पत्रों का जवाब स्वयं देते थे और रोज के पत्रों का जवाब रोज ही दे देते थे। तो नेहरू जी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में आई हुई सभी फाइलों को प्रतिदिन निपटाते थे। ये लोग समय को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। हमें भी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इनकी तरह समय नियोजन करना चाहिए
अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि हमें अपने जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने हर काम को समय पर किया और सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो इसमें हम इस पैराग्राफ के बाद हम ये वाली पंक्तियां जोड़ सकते हैं, समय का मान करो, अपने जीवन का सम्मान करो। ठीक है, यहां हम ये पैराग्राफ जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब है इसमें आप कुछ और पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं कि समय जो है एक बार हाथ से निकल जाने पर दोबारा नहीं आता, इसलिए हमें अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए। हर काम की योजना बनाकर कार्य को करना चाहिए। ठीक है, और जब समय हाथ से निकल जाता है तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। फिर उसके लिए काव्य पंक्तियां लिख दीजिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। समझ में आया बेटा? अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। फिर है, यदि हम समय नियोजन के अनुसार अपने कार्य करेंगे, समय नियोजन के अनुसार मतलब जो हमने समय तालिका बनाई है उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूरे होंगे, सारे जितना भी हमने काम सोचा है वो हम पूरा कर पाएंगे, यानी सफलता हमारे चरण चूमेगी। हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि समय का भरपूर उपयोग करना ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। तो समझ में आ गया आपको कि यदि आप जीवन में सफलता, तो आपको हर काम समय पर करना होगा। तो समय का महत्व समझ में आया बेटा सभी को? अब अंत में आप ये पंक्तियां लिख सकते हैं, उपसंहार में अंत में आप ये पंक्तियां जोड़ सकते हैं, वही होता है यहाँ सफल जो करता मेहनत हर पल। समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो बेटे काव्य पंक्तियों से किस प्रकार से शुरू करना है और किस प्रकार अंत करना है मैंने ये सारा आपको समझाया है। और काव्य पंक्तियां मैंने आपको बताई हैं, जिस तरीके से मैंने ये कॉपी में लिखी हुई हैं ठीक इसी तरह से करना है आपने। ऐसा नहीं कि आप जो एक लाइन लिख रहे हैं लिखते लिखते उसी लाइन में ही इसको ऐड कर दें, नहीं, उस लाइन को छोड़कर वहां पूर्ण जो आपने लाइन लिखी उसको पूर्ण विराम लगाकर उससे आगे आपने काव्य पंक्ति को शुरू करना है, एक लाइन छोड़कर, और फिर काव्य पंक्तियां जो है इसी तरीके से लिखकर कॉमास के अंदर, और फिर आपने आगे एक लाइन छोड़कर फिर अगला पैराग्राफ शुरू करना है। समझ में आ गया बेटे? पॉइंट्स में लिखना चाहे तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो पैराग्राफ में लिखना है। ऐसा नहीं करना है आपने कि एक ही पैराग्राफ में लिख दें। एक ही पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा, वो तो एक अनुच्छेद कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा होगा आप पॉइंट्स बनाएं, अंडरलाइन कीजिए और सुंदर सुंदर लिखिए। समझ में आ गया बेटा सभी को? तो आज मैंने आपको आपकी ही पुस्तक से पृष्ठ संख्या 203 से समय नियोजन यानी कि समय का महत्व या समय का सदुपयोग, ये निबंध आपको कराया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आपकी इच्छा है आप इसको पुस्तक में से करें, अपने माता पिता के द्वारा बताया गया जो भी वो लिखवाएं वैसा कर लें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, चाहे आप पुस्तक में से याद करें। ठीक है, धन्यवाद।